हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में खपरा बीटल के बारे में। और फर्स्ट स्टोरेज फेस्ट हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जेट 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया है खपरा बीटल से। हम बात करने वाले हैं, पहली वाली क्लास में भी हमने कुछ जानकारियाँ दी थी खपरा बीटल के बारे में। और ये इस तरीके का आपको जो इंसेक्ट दिखाई देता है, जो बीटल्स दिखाई देता है, इस प्रकार का दिखाई देता है, जो मुख्य रूप से स्टोरेज पेस्ट के रूप में हम बात करें तो ये हैं जो क्या करता है, भंडारण में जो पड़े हुए होते हैं, भंडारण में जो हम भंडारण करते हैं, धान्य फसलों का हो, चाहे गेहूं का भंडारण करे, चाहे राइस का भंडारण करे, चाहे बाजरा का भंडारण करे, किसी का भी भंडारण करे, तो यहाँ पे हम इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? वैज्ञानिक नाम देखेंगे। और वैज्ञानिक नाम में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? देखो, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम जो है, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। गण कौन सा है? गण इसका क्या है? कोलियोपटेरा है। कुल कौन सा है? डर्मिस्टेडी। कुल कौन सा इसका? डर्मिस्टेडी कुल है। और इस कीट का उत्पत्ति स्थल, आदि स्थल भारत ही है। और ये संसार के उन सभी देशों में प्रचुर मात्रा में मिलता है जहां पर तापक्रम 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो। टेम्परेचर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे उन सभी देशों में प्रचुरता से मिलता है जहां पर तापक्रम 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहता है। और ये भारत में अफ्रीका, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन आदि देशों में प्रमुखता से मिलता है। और भारत में लगभग सभी देशों में मिलता है। भारत में हम बात करें तो ये सभी देशों में मिलता है। क्या मिलता है? सभी देशों में मिलता है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वैज्ञानिक नाम देखेंगे। ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। गण क्या है? कोलियोपटेरा। कुल क्या है? डर्मिस्टेडी है। और इस कीट की उत्पत्ति स्थल, आदि स्थल भारत ही है। और ये संसार के उन सभी देशों में प्रचुर मात्रा में मिलता है जहां तापक्रम 32 से 44 डिग्री से रहता है। और ये भारत, अफ्रीका, म्यांमार जो हैं, पाकिस्तान जो हैं और चीन आदि देशों में प्रमुखता से मिलता है। भारत में लगभग सभी देशों में मिलेगा। हम बात करें इसके लक्षण के बारे में। लक्षण के बारे में देखेंगे तो इस तरीके के इसके लक्षण दिखाई देते हैं। एक स्पष्ट आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में खपरा बीटल है, जो वयस्क खपरा बीटल है, वयस्क हैं ये। और यहाँ पे इसकी शिशु अवस्थाएं, छोटी अवस्थाएं हैं, वो दिखाई दे रही हैं। तो इस कीट की पूर्ण विकसित भ्रंग जो होता है, पूर्ण विकसित भ्रंग जो होता है, यानी पूर्ण विकसित बीटल जो होता है, वो कतही रंग का तथा लंबे कड़े बालों से युक्त लगभग 4 mm लंबा होता है, यानी कि कतई भूरे रंग का होता है। और इसके जो लेग्स पाए जाते हैं वो भी लंबे होते हैं और इस तरीके से पाया जाता है। प्रौढ़ भ्रंग छोटा व गहरे और कतई रंग का होता है। प्रौढ़ भ्रंग के बारे में बात करें, भंग जो होता है छोटा होता है, गहरे कतई रंग का होता है, लगभग 2 mm लंबा होता है। नर भंग के आकार में छोटा होता है, मादा के आकार का लगभग आधा तथा अधिक गहरे रंग का होता है। तो याद रखना, इसमें नर भंग आकार में छोटा हो। देखो, एक तो नर जो दिखाई देगा, नर हमेशा मादा से छोटा रहेगा। ध्यान रखना, नर हमेशा मादा से छोटा रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये छोटे वाले क्या है? नर हैं। और मादा क्या है? बड़ी हैं। तो मादा के आकार का लगभग, ये मादा के आकार का हम बात करें तो लगभग आधा तथा अधिक गहरे रंग का होता है। तो गहरे रंग का भी क्या होता है? अधिक गहरे रंग का होता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, इस कीट की पूर्ण विकसित भ्रंग जो होता है कतही रंग का होता है। कैसा होता है? कतही रंग का होता है। ये आपको दिखाई दे रही है मादा, मादा बड़े आकार की होती है। और जो ये नर दिखाई दे रहा है, ये छोटे आकार का, यानी कि मादा का आधा जो होता है वो नर होता है और मादा बड़े आकार की होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके कलर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करते हैं इसके महत्व और क्षति, कैसे नुकसान पहुंचाता है, किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दलहनी फसलें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे जो गेहूं का भंडारण कर रखा है, और गेहूं के भंडारण में उसके जो शिशु अवस्थाएं हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं? अंदर प्रवेश करते हैं। और ये सारे क्या हैं? खपरा बीटल हैं। ये सारे क्या हैं? खपरा बीटल हैं। बात करें गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, यहां पर क्या है? राइस, चना, पोस्त, दालें, पिस्ता तथा अन्य सूखे फल आदि पर ये क्षति पहुंचाता है। यदि हम बात करें तो जितने भी हम, जैसे दालें, किसी दुकान पे दालें पड़ी हुई हैं
या कोई पोस्त पड़ा हुआ है, बाजरा हम बात करें, जो इनका हम सभी का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। तो भंडारण में लगने वाला कीट है, और इसके लिए टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 से 44 डिग्री टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये टेम्परेचर मिल लेता है तो ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, नुकसान करता है। सती केवल सती करता है और द्वारा ही होता है, और इसके द्वारा स्वार्धिक सती जुलाई से अक्टूबर तक में होती हैं, और जब मौसम गर्म होता है, मौसम जब नम और गर्म होता रहता है तो इसके द्वारा सती महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जुलाई से अक्टूबर माह में, जुलाई से अक्टूबर माह तक इसमें सबसे ज़्यादा ये सर्वाधिक सती पूछाता है। जब मौसम कैसा हो, गर्म हो। मौसम कैसा होता है, मौसम जब आपका गर्म होता है, मौसम गर्म रहता है तथा नम रहता है, इस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा क्या पूछाता है, सती पूछाता है। तो दो आपको छायाचित्र दिखाई दे रहे हैं। इन छायाचित्र के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से खपरा बीटल क्या कर रहा है, सती पूछा रहा है। देखो किस तरीके से सती पूछा रहा है, और आराम से इसके अंदर जो भंडारण किए हुए हैं दाने हैं उसके ऊपर कैसे नुकसान पूछा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा होगा, तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, और हम बात करें नम जलवायु होगी। इस कंडीशन में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। आगे हम बात करने वाले हैं, गिडार दानों में भ्रूण तथा अन्य किसी भी कम भाग को काटकर प्रवेश कर जाता है। यानी कि हम बात करें गिडार के बारे में, हम देखें गिडार के बारे में, और गिडार के बारे में हम देखें तो गिडार जो एम्ब्रियो होता है वह अन्य किसी भी कम भाग को काटकर प्रवेश कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तथा भ्रूण वाला पूरा भाग क्या जाते हैं, खा जाते हैं। भ्रूण वाला पूरा भाग खा जाने से बीज में उगने की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तथा पौष्टिकता में कमी आ जाती है। इसके आक्रमण अनाज की लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपरी सतह पर हम बात करें तक क्या करती है, सीमित रहती है। कहने का मतलब ये है, इसमें जो खपरा बीटल है वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। इसका जो गिडार होता है, दानों के एम्ब्रियो, हम बात करें कैसे, जैसे ये कोई क्या है, गेहूं का दाना है। ये जो गेहूं का दाना है, इस गेहूं के दाने में, गेहूं का दाना है, ये क्या है, गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना है। अब जो गेहूं का दाना है, इस गेहूं के दाने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो गेहूं का दाना है, इसका जो एम्ब्रियो है, कौन सा है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियो बनता है, इस एम्ब्रियो को क्या करता है, इसका जो खपरा बीटल का शिशु होता है, इस एम्ब्रियो को अन्य किसी भी भाग को काटकर, या तो एम्ब्रियो को काटेगा या अन्य किसी भी भाग को काट देगा, किसी भी भागों को क्या कर देगा, काटकर अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये इसकी पौष्टिकता में भी क्या होती है, कमी आ जाती है, तथा इसका आक्रमण अनाज की लगभग 50 सेंटीमीटर सतह तक क्या रहता है, सीमित रहता है। यानी कि हम बात करें 50 सेंटीमीटर तक ये क्या रहता है, सीमित रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। एम्ब्रियो वाला पूरा भाग खा जाने से बीज में उगने की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बीज में जो उगने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एम्ब्रियो को खाने के बाद में बीज उगेगा क्या, बीज नहीं उगेगा, उसमें क्या हो जाती है, वो बीज उगने की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तथा इसकी जो पौष्टिकता है, पौष्टिक इसमें जो अपन बात करें नेचुरलिटी हैं और पौष्टिक गुण जो हैं वो भी आ जाती है, कमी आ जाती है। और इसका आक्रमण अनाज की लगभग 50 सेंटीमीटर की ऊपरी सतह तक क्या रहता है, सीमित रहता है। यानी कि हम बात करें 50 सेंटीमीटर अनाज की जो ऊपरी सतह है वहाँ तक क्या रहता है, सीमित होता है, और पूरे को क्या कर जाता है, खा जाता है, चट जाता है। तो एग्रीकल्चर में ये जेट के अंदर पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि खपरा बीटल जो हैं वो कौन से टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, कौन से तापमान पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका आक्रमण अनाज की लगभग ऊपरी भाग पर 50 सेंटीमीटर के ऊपरी तक क्या रहता है, सीमित रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। जीवन चक्र के बारे में देखिए तो 2 से 3 दिन बाद में मादा मैथुन की क्रिया कर, निर्गमन के 2 से 3 दिन बाद में मादा मैथुन
की क्रिया करती है तथा इसके 1 से 3 दिन बाद में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अंडे देना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। याद रखना, अंडे देना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। अंडे दानों के ऊपर वाला अलग अलग, अंडे दानों के ऊपर या अलग अलग अथवा 2 से 5 झुंडियों में, झुंड के अंदर देते हैं। किसमें देते हैं? झुंड के अंदर देते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती हैं। तो ये आपको जीवन चक्र के बारे में, आपको लाइफ साइकिल के बारे में ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिन के बाद में मैथुन की क्रिया करती है। एक दिन मैथुन की क्रिया करने के बाद में 1 से 3 दिन बाद में अंडे देना प्रारंभ करती हैं और ये दानों के ऊपर झुंड के रूप में, दानों के ऊपर झुंड के रूप में क्या करते हैं? अंडे देते हैं। और एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। यानी कि अपने जीवन काल के बारे में बात करें, मादा जीवन काल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? जीवन काल के बारे में बात करें, तो ये लगभग कितने अंडे देती है? 120 से 150 अंडे देती है। अंडों का ऊष्मयन काल गर्मी में 3 से 5 दिन का तथा 6 से 10 दिन का होता है। ध्यान रखना, अंडों का जो हम ऊष्मयन काल देखेंगे, वो ऊष्मयन काल हमारे बारे में बात करें तो इसके अंदर गर्मी में 3 से 5 दिन का तथा सर्दी में 6 से 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 6 से 10 दिन का होता है। नर डिंपक 20 से 30 दिन तथा 20 से 40 दिन में विकसित होता है। ध्यान रखना, इसमें जो नर डिंपक है, नर डिंपक के बारे में हम बात करें, डिंबक के बारे में हम बात करें तो नर जो डिंबक है वो 20 से 30 दिन के बारे में हम बात करें या 20 से 40 दिन में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। आगे हम बात करें, दानों के बीच में गर्भ के आगर निर्मोक में कोशित बनता है। यानी कि दानों के बीच में हम देखें तो ये इस प्रकार से लाइफ साइकिल हैं और इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। ये दानों के बीच के ऊपर की तरफ ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद में इस तरीके से इसकी क्या है? लाइफ साइकिल है और निर्मोक में कोशित बनता है। कोशित काल में 4 से 4 दिन की इसकी, एक वर्ष में 4 से 5 पीढ़ियाँ होती हैं। और इस तरीके से ये देखो, कपड़ा एडल्ट मेल 5 डे के बाद में फीमेल लेइंग करता है और इस तरीके से अंडे देता है। अंडे देने के बाद में ऊपर की तरफ अंडे दे रहा है ये, और अंडे देने के बाद में इस तरीके से ये लार्वा मोस्ट कॉमनली डिटेक्ट एंड आल्सो द रेस्टिंग डिफ्यूज लाइफ। यानी कि ये लार्वा जो है वही सबसे ज़्यादा, इसकी जो शिशु अवस्था होती है वही सबसे ज़्यादा इसमें क्या करती है? नुकसान पहुँचाती है। क्या पहुँचाती है? नुकसान पहुँचाती है। तो इस तरीके से मैंने इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बता दिया। दानों के बीच में गर्भ का निर्मोन में कोशित बनता है। दानों के बीच जो होता है वो जो ऊपर की सिरे पर हमारे को पता है दाने देते, अंडे देती हैं। अंडे के दानों के बीच में इस तरीके से निर्मोक बनता है और ये जो निर्मोक है इस तरीके से कोशित अवस्था में बदलता है। और कोशित काल कितने दिन का होता है? कोशित काल 4 से 6 दिन का है। इसकी एक वर्ष में 4 से 5 पीढ़ियाँ ली जाती हैं। वन ईयर में 4 से 5 जनरेशन ली जाती है। 4 से क्या ली जाती है? 5 जनरेशन ली जाती हैं। आगे बात करें इसके प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात करें, सामान्य प्रबंध, जनरल प्रबंध के बारे में बात करें तो गोदामों की अच्छी सफाई और स्वच्छ वायु का आगमन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यानी हम बात करें गोदामों की अच्छी सफाई व स्वच्छ वायु के आगमन पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरा ध्यान क्या दिया जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हम बात करें गोदामों की अच्छी सफाई और स्वच्छ वायु के आगमन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और गोदामों की दीवारों पर, फर्श, छत में मौजूद समस्त दरारों पर गड्ढे और छिद्रों को उसको सीमेंट भरकर साफ कर देना चाहिए ताकि कीट को कोई भी अवस्था में इनसे झिपकर ना रह सके। यानी कि कहने का मतलब जैसे कोई ये गोदाम है और इस गोदामों के दीवारें जो हैं, इस गोदामों की जो दीवारें हैं वो फर्श हैं, छत हैं, छत हैं, मौजूद समस्त दरारों को, गड्ढों या छिद्रों को सीमेंट में भरकर साफ कर देना चाहिए। किसमें भरकर साफ कर देना चाहिए? सीमेंट में भरकर क्या कर देना चाहिए? सीमेंट में भरकर क्या कर देना चाहिए? सीमेंट में भरकर साफ कर देना चाहिए। सीमेंट में भरकर क्या कर देना चाहिए? साफ कर देना चाहिए ताकि कीट कोई भी अवस्था में इसे छिपकर ना रह सके। अनाज को खलियानों से लाकर अच्छी तरह से साफ कर तेज धूप में सुखा देना चाहिए। अनाज के जो खलियान है उसको हम बात करें, अनाज की खलियानों से लाकर अच्छी तरह से साफ कर तेज धूप में सुखा देना चाहिए।
और ताकि जिससे नमी की मात्रा 8% ज़्यादा नहीं हो सके। नमी की मात्रा क्या नहीं हो सके, 8% से ज़्यादा नहीं हो सके। याद रखना, नमी भी ध्यान रखना है आपको, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि अनाज की खलियानों से लाकर अच्छी तरह से साफ कर तेज धूप में इसको सुखा देना चाहिए ताकि इसमें नमी की मात्रा 8% से ज़्यादा नहीं रहे। आपको पता होना चाहिए कि नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, 8% से कम नहीं होनी चाहिए। और नमी इस प्रतिशत मात्रा पर, नमी की इस प्रतिशत मात्रा पर हम ध्यान रखना, इस नमी की प्रतिशत मात्रा पर कीट का प्रकोप कम होता है। कीट का प्रकोप क्या होता है, कम होता है। हालांकि ये कीट 2.5%, 2.5% नमी की मात्रा में भी नुकसान कर सकता है। ये जो कीट हैं, ये हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर हम बात करें 32 से 44 टेम्परेचर। और नमी की मात्रा हमें ध्यान रखनी है, जो भी हम गेहूं में जो भंडारण करते हैं उसमें भंडारण का टेम्परेचर 8 से 9, 9 से 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। 8 से कम होगा तो ये क्या करेगा, कीट ज़्यादा क्या करेगा, वहाँ पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अनाज से भरी बोरियों को लकड़ी के पाटों पर तथा दीवारों से 50 सेंटीमीटर दूर छोड़कर रखना चाहिए। जैसे ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम बात करें, ये क्या है, एक अनाज का वो है, और यहाँ पे अपन अनाज के बोरे भरकर रखते हैं तो दीवार से कम से कम दूरी बना के रखना चाहिए, 50 सेंटीमीटर दूरी बना के रखना चाहिए। यानी कि ये जो बोरा है, 2 बोरे हैं, इसको दीवार से इधर से इधर से इधर से इधर से 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अनाज को नीम की निम्बोली के चूर्ण के साथ, नीम की निम्बोली के चूर्ण के साथ 100:1, कितने अनुपात, 100:1 के अनुपात में मिलाकर भंडारित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भंडारित करने से कीट का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अनाज को नीम की निम्बोली के चूर्ण के साथ, किसके साथ नीम की निम्बोली के चूर्ण के साथ 100:1 के अनुपात में मिलाकर भंडारित करने से कीट का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब रासायनिक प्रबंध के बारे में डिस्कस करते हैं। उपयुक्त सर्वाधिक सावधानी रखने के पश्चात भंडारों में मौजूद कीटों को नुकसान में डीटीसीटी मिश्रण जो होता है यानी कि इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है। इथाइलिन हम बात करें, सॉरी इसमें ईडीटीटी, इसमें इस तरीके से लिखेंगे अपन, EDCT, और इसका पूरा क्या नाम है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रासायनिक प्रबंध के रूप में हमें क्या अपनाना चाहिए, रासायनिक प्रबंध कैसे करना चाहिए। तो आपको उपयुक्त सावधानी रखने के पश्चात भंडारों में मौजूद कीटों के नुकसान को ईडीटी, याद रखना किससे, ईडीटी के मिश्रण से, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 100 घन मीटर के हिसाब से, कितने घन मीटर के हिसाब से, 100 घन मीटर के हिसाब से हमारे को क्या करना चाहिए, यहां पर मिथाइलिन ब्रोमाइड 3.5 kg प्रति हेक्टेयर 100 घन मीटर का, या इथाइलिन डाइब्रोमाइड, या दूसरा क्या है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड है 3 ml प्रति क्विंटल अनाज की दर से प्रयोग कर रोका जा सकता है। इसका इस्तेमाल पीसे खाद्यान्नों पर नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें पीसे हुए खाद्यान्नों पर क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भंडारण में दाल बरंग, हम चावल की घुन, देखो इसके अतिरिक्त भंडारण में कौन कौन से कीट लगते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो रासायनिक प्रबंध है इसमें ईडीटीसीटी के बारे में पूछते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। इसके बारे में पूछते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में पूछते हैं, जो 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर 10 घन मीटर के हिसाब से मिथाइलिन ब्रोमाइड भी लेते हैं, मिथाइलिन ब्रोमाइड भी लेते हैं, क्या लेते हैं, मिथाइलिन ब्रोमाइड भी लेते हैं, जो 3.5 kg प्रति 100 घन मीटर तथा इथाइलिन डाइब्रोमाइड 3 ml प्रति क्विंटल अनाज की दर से प्रयोग में रोका जा सकता है।
इसका इस्तेमाल पीसे खाद्यान्नों पर नहीं करना चाहिए। जो पीसे हुए खाद्यान्न होते हैं उस पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भंडारण में और कौन कौन से लगते हैं, जैसे पल्सेस बिटल लगता है। पल्सेस बिटल, दाल भरंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम पल्सेस बिटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पल्सेस बिटल के नाम से जानते हैं। जिसको हम बात करें चावल की गुण, हम बात करें चावल के गुण के बारे में देखें तो चावल का गुण जो है, चावल का गुण किसे कहते हैं? चावल के गुण के बारे में स्टोफिफिल्स ओराइजी जो हैं, लाल सुरंगी हैं, लाल सुरंगी के बारे में हम डिस्कस करें तो लाल सुरंगी हो गया और लाल सुराली हो गया और इत्यादि हैं जो कीट मुख्यतः क्या पहुंचाते हैं? भंडारण में नुकसान पहुंचाते हैं। तो चावल की गुण, हाँ चावल की गुण आ गई। और चावल की गुण के बाद में हम बात करें और लाल सुराई जो हैं, और इसके अतिरिक्त भंडारण में और सारे बहुत सारे कीट लगते हैं। तो इन सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं? एक तो ट्राइबोलियम है, कास्टेनियम है इत्यादि, ये सारे क्या करते हैं? कीट भंडारण में लगने वाले होते हैं। क्या होते हैं? भंडारण में लगने वाले होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले वाला कीट के बारे में हम बात करेंगे। अगला कीट है अपना बेर की फल मक्खी। बेर की फल मक्खी के बारे में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में एक लास्ट कीट है आपका अनार की तितली। तो बेर की फल मक्खी के बाद हम बेर की जो फल मक्खी है उसके बाद में हम अनार की तितली के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अनार की तितली के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम वैज्ञानिक नाम के बारे में देखें। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियाना, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फलों में लगने वाला पहला कीट हम डिस्कस कर रहे हैं बेर फ्रूट फ्लाई। और बेर फ्रूट फ्लाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट हैं जो मुख्य रूप से बेर के अंदर क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है बेर के अंदर, जिजिपिस मोर्सियाना के अंदर। डिप्टेरा कुल का होता है। गण इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर इसका कौन सा होता है? डिप्टेरा। गण के बारे में हम बात करें, ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करें तो ऑर्डर इसका कौन सा होता है? ऑर्डर इसका डिप्टेरा होता है। ऑर्डर इसका क्या होता है? डिप्टेरा होता है। और कुल के बारे में टेफ्राइटिडी, टेफ्राइटिडी इसकी क्या होती है? कुल। टेफ्राइटिडी इसका क्या होता है? कुल होता है, ध्यान रखना। टेफ्राइटिडी टेफ्राइटिडी इसका क्या होता है? कुल होता है। ये कीट भारत, पाकिस्तान, टर्की, चीन इत्यादि क्षेत्रों में मिलता है। मुख्य रूप से ये भारत में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? भारत में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, टर्की, चीन इत्यादि क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम है कार्पोमिया वेसुवियाना और गण इसका डिप्टेरा। कुल क्या है? टेफेराइटिडी है। कौन सा कुल है? टेफेराइटिडी है, ध्यान रखना। टेफेराइटिडी इसका क्या है? कुल है। और ये कीट भारत, पाकिस्तान, टर्की, चीन इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेर का फ्रूट फ्लाई की, बेर फ्रूट फ्लाई है, ध्यान रखना। शानदार डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये इसी के माध्यम से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये क्या है? बेर फ्रूट फ्लाई है, यानी कि बेर में लगने वाला इंसेक्ट है। लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। इस कीट की जो वयस्क मक्खी होती है वो भूरे पीले रंग की होती है। देखो पीला रंग दिखाई दे रहा है, ये पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, बीच में भूरा ब्राउन। यानी कि हम बात करें इसमें तो इस तरीके से हम देखें इसमें तो पीले भूरे रंग की दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई देती है? इस कीट का जो वयस्क है, ये जो आपको वयस्क दिखाई दे रहा है, वयस्क मक्खी जो दिखाई दे रही है ये पीले भूरे कलर की होती है। कैसी होती है? पीले व भूरे रंग की। पीले व भूरे रंग की होती हैं और इसके वक्ष पर भूरे रंग की अनुदैर्घ्य पट्टियां होती है। अब देखो इसका जो वक्ष है उस वक्ष पर भूरे रंग की अनुदैर्घ्य पट्टियां होती है। इस तरीके की क्या होती है? इस पर अनुदैर्घ्य क्या होती है? पट्टियां होती है। अनुदैर्घ्य क्या होती है? पट्टियां होती है। इस तरीके से अनुदैर्घ्य क्या होती है? पट्टियां होती है। पंखों पर धूसर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं और पंखों पर धूसर भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। धूसर भूरे रंग के पंखों पर क्या पाए जाते हैं? धब्बे। धूसर भूरे रंग के, धूसर भूरे रंग के
पंखों पर धूसर भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, धब्बे पाए जाते हैं। आगे हम बात करें इसके बारे में, कैसे नुकसान पहुंचाता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो आपको लार्वा फील्डिंग इनसाइड द फ्रूट, जिसकी लार्वा जो होती है, इसकी जो लार्वा होती है वो लार्वा ही क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है और फ्रूट को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। बेर पर लगा हुआ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर का स्पोर्स, और अंदर जाकर इसकी लार्वा अंदर से फीडिंग करती है, ध्यान रखना, अंदर फीडिंग करती है और अंदर ही नुकसान। और एक तो आपको दिखाई दे रहा है डैमेज सिम्टम्स ऑफ फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर से डैमेज जो हैं वो आपको छाया चित्र दिखाई दे रहा है, किस तरीके से एक बेर का जो बाग है, उस बेर के बाग में जो फ्रूट लगे हुए हैं उन पर किस तरीके से ये डैमेज कर रहा है। और यहाँ पे देखो लार्वा फील्डिंग कर रहा है इनसाइड की ओर, अंदर की तरफ इनसाइड कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ये देखो इसका जो लार्वा है वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक एकल बक्सी मोनोफेगस कीट है, क्योंकि ये मुख्य रूप से मोनोफेगस कीट इसलिए है क्योंकि ये मुख्य रूप से फ्रूट के ऊपर ही आक्रमण करता है। मुख्य रूप से किस पर आक्रमण करता है, फ्रूट के ऊपर, यानी फल के ऊपर ही, फल के ऊपर ही क्या करता है, आक्रमण करता है। फल के ऊपर ही क्या करता है, ये आक्रमण करता है, जो बेर, जिजीपस मोर्सियाना और जिजीपस जुजू प्रजातियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम बात करें तो ये एकल बक्सी होता है, मोनोफेगस होता है, कीट है जो बेर की जिजीपस मोर्सियाना और जिजीपस जुजू प्रजातियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और यहां पे हम बात करें, कीट केवल मेगट ही नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो मेगट प्रावस्था होती है, याद रखना, इस कीट की जो मेगट प्रावस्था होती है, कौन सी प्रावस्था, मेगट प्रावस्था मेगट प्रावस्था होती है, वही क्या करती है, नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस कीट की कौन सी प्रावस्था सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो मेगट मेगट प्रावस्था इस कीट की सबसे ज्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। और मोनोफेगस एकल बक्सी कीट है, कौन सा कीट है, एकल बक्सी कीट है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जिजीपस मोर्सियाना और जिजीपस जुजू प्रजातियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बेर की कौन सी प्रजातियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, एक तो जिजीपस मोर्सियाना और एक जिजीपस जुजुबा, जो है दो प्रजाति हैं, और इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सर कौन सा स्टेज लाइफ साइकिल के दौरान, मेगट प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था, मेगट प्रावस्था जो है, मेगट प्रावस्था जो है, मेगट प्रावस्था जो है वो सबसे ज्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ये लट मटमेली सफेद रंग की होती है। मटमेली कैसी होती है, सफेद रंग की होती है, और इस कीट से प्रकोपित फल काणे हो जाते हैं, जो खाने लायक नहीं रहते हैं। ऐसे फल जल्दी पकते हैं और गिर जाते हैं। इस कीट के प्रकोप से 30 से 100% तक नुकसान होता है। यानी कि हम बात करें तो इस कीट में हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लट में मटमेली सफेद रंग की होती है। कीट से प्रकोपित फल जो होते हैं, कीट से प्रकोपित जो फल होते हैं, इस तरीके से हम इनको क्या कहेंगे, काणा। ये क्या है, जल्दी पक जाते हैं और इसे कहते हैं काणे फल। आपने देखा ना कि बेर का फ्रूट काणा हो जाता है। काणा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बेर फ्रूट फ्लाई है, उसका आक्रमण हो जाता है, और आक्रमण होने की वजह से वो फल क्या हो जाता है, काणा हो जाता है। क्या हो जाता है, काणा हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लायक नहीं रहते हैं, ऐसे फल जल्दी पकते हैं और गिर जाते हैं, तथा इस कीट के प्रकोप से 30 से 100% तक क्या होता है, नुकसान होता है। यानी कि हम बात करें तो इस कीट से 30 से 100% तक, कितने परसेंट तक, 100% तक क्या होता है, नुकसान होता है। इस कीट से हम बात करें तो 100 से 100% तक नुकसान होता है। जीवन चक्र के बारे में बात करें, जीवन चक्र के बारे में हम देखें, कीट सर्दियों में सक्रिय होता है। ध्यान रखना, कीट कैसे होता है, सर्दियों में सक्रिय रहता है। अप्रैल और अगस्त में भूमि के कोष अवस्था में शीत निष्क्रियता में रहता है। याद रखना, हमें बात करें कि अप्रैल अगस्त में भूमि में कोष अवस्था में शीत निष्क्रिय में रहता है। प्रौढ़ मक्खी बेर जो है फूल एवं फल निकलने के दौरान कोष अवस्था से बाहर निकलती है। किससे निकलती है, कोष अवस्था से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लट मटमेली सफेद रंग की होती है। कीट से प्रकोपित फल काणे हो जाते हैं, जो खाने लायक नहीं रहते हैं। जो क्या नहीं रहते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं। ऐसे फल जल्दी पकते हैं और गिरकर क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यानी कि फल क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ गिर जाते हैं और सड़ जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। ये इसका मुख्य रूप से
से क्या है, सिम्टम्स हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। कीट सर्दियों में सक्रिय होता है और अप्रैल अगस्त में भूमि के कोष अवस्था में शीत निष्क्रियता में रहता है। भूमि की कोष अवस्था में सक्रिय अवस्था में रहता है और प्रौढ़ मक्खी बेर में फूल तथा फल निकलने के दौरान कोष अवस्था के बाहर निकल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस प्रौढ़ की मक्खियों में तेजी से उड़ने की क्षमता होती है। इस प्रौढ़ की जो मक्खियां होती है, वयस्क जो मक्खियां होती है, उनमें तेजी से हम बात करें, तेजी से उड़ने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। परंतु मादा मक्खियों को अविकसित फलों में हम बात करें, अविकसित होती है, हम बात करेंगे अविकसित होती है। अंडे देने के समय आसानी से पकड़ा जा सकता है। मादा मक्खी फल की त्वचा में 1 mm के अंदर छेद करके, कितनी mm? 1 mm छेद करती है त्वचा। अपन बात करें फल की, जो ये मान लीजिए फ्रूट है, इसकी बाहरी त्वचा जो है, बाहरी त्वचा में 1 mm, कितनी mm? 1 mm क्या करती है, ये छिद्र करती है और 1 mm छेद करके एक तंतुनुमा आकार के अंडे देती है। जिस स्थान पर आसपास में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, उस स्थान पर एक तंतुनुमा क्या करती है, अंडे देती है, जिससे फल का वहां उसमें आगमन नहीं होता और फलों का आकार जो है, फलों का आकार विकृत हो जाता है। फलों का आकार कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है। उसके बाद में अंडों से 2 से 3 दिन में मेगट बाहर निकलकर गुद्दे को खाती है। ध्यान रखना, मेगट बाहर निकलता है और किसको खाती है? गुद्दे को खाती है। किसको खाती है? गुद्दे को खाती है, जिससे फल गुठली के आसपास से सड़ जाते हैं और फल में 18 मेगट तक पाए जाते हैं। कितने मेगट पाए जाते हैं? 18 मेगट पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनकी प्रौढ़ मक्खियां तेजी से उड़ने में सक्षम होती है, परंतु मादा मक्खियों को अविकसित अंडे देने के समय आसानी से पकड़ा जा सकता है। आसानी से क्या करा जा सकता है? आसानी से पकड़ा जा सकता है। और इसमें देखो, मादा मक्खी फल की त्वचा में 1 mm के अंदर छेद करके एक तंतुनुमा आकार, कैसा आकार? एक तंतुनुमा आकार के बारे में हम बात करें तो आकार के अंडे देती है। उस स्थान के आसपास में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। अंडों से 2 से 3 दिन में मेगट बाहर निकलकर गुद्दे को खाती है। किसको खाती है? गुद्दे को, जिससे फल गुठली के आसपास क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। फल क्या है? गुठली के आसपास क्या हो जाते हैं? सड़कर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और फल में 18 मेगट तक हम पाए जाते हैं, यानी कि 18 मेगट फल में पाए जाते हैं। और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखें, मेगट 7 से 10 दिनों के में आसपास विकसित होकर त्वचा से बाहर आ जाते हैं और भूमि में 6 से 15 मीटर की गहराई में जाकर उचित स्थान पर कोष में परिवर्तित हो जाते हैं। उचित स्थान पर हम बात करें तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कोष में परिवर्तित हो जाते हैं और जाकर उचित अवस्था में कोष में परिवर्तित हो जाते हैं। और कोष अवस्था 14 से 30 दिनों की होती है। इस कीट का सबसे छोटा जीवन चक्र 24 दिनों का होता है। इस कीट का जो सबसे छोटा जीवन चक्र होता है वो कितने दिन का होता है? 24 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 24 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 24 दिन का। देखो इसमें हम देखो, एक तो मेल है और एक फीमेल है। 3/2 4/2 डेज, यानी कि हम बात करें 3.5 और 4.5 दिन में। यहाँ पे देखो एक एडल्ट दिखाई दे रहे हैं, एडल्ट फ्रूट फ्लाई यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये फीमेल है। यहाँ पर एक दिन में एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? अंडे से एम्ब्रियो बनता है और फर्स्ट इनिशियल लार्वा बनती है। देखो पहली लार्वा बनती है और ये पहली लार्वा जो है वो एक दूसरे दिन के बाद में सेकेंड इन स्टार लार्वा बनती है और फिर एक दिन के बाद में ये थर्ड स्टार लार्वा बनती है, जिसे मेगट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगट। और यही प्रावस्था सबसे ज्यादा क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। यही प्रावस्था क्या होती है? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यानी कि हम बात करें मेल और फीमेल के बारे में हम डिस्कस करें तो इस तरीके से एम्ब्रियो बनता है और पहली इनिस्टा लार्वा जो है वो सेकंड इनिस्टा लार्वा है और इस तरीके से ये क्या करती है? नुकसान पहुंचाती हैं। यानी कि कहने का मतलब 7 से 10 दिनों में विकसित होकर त्वचा से बाहर आ जाती है और भूमि में 6 से 15 मीटर की गहराई में जाकर उचित स्थान पर कोष में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर देखो 15 सेंटीमीटर 15 मीटर गहराई में जाएगी और 15 मीटर गहराई में जाकर ये उचित कोष अवस्था में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? उचित कोष अवस्था में बदल जाती हैं। इस कीट का सबसे छोटा जीवन चक्र 24 दिन का होता है। ध्यान रखना। लाइफ साइकिल है
लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करें तो इस कीट का सबसे छोटा जीवन चक्र कितने दिन का होता है? 24 दिन का होता है। एक साल में 2 पीढ़ियां पाई जाती है, यानी कि 2 जनरेशन इसमें कंप्लीट होती है। कितनी जनरेशन कंप्लीट होती है? 2 जनरेशन इसमें क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी जनरेशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। कितनी जनरेशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। 2 जनरेशन इसमें क्या होती है? कंप्लीट होती है। कितनी जनरेशन कंप्लीट होती है? 2 जनरेशन। और ये आपको शानदार तरीके से डायग्राम दिखाई दे रहा है, और शानदार तरीके का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है सारा। आगे हम बात करते हैं प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सामान्य प्रबंध देखें, कीट को नियंत्रण करने हेतु मई, जून और दिसंबर, जनवरी माह के महीनों में, कौन से माह में? एक तो मई, जून और दिसंबर, जनवरी माह के अंदर हम देखें तो वृक्षों के आसपास अच्छी गुड़ाई कर देनी चाहिए। वर्षों के आसपास क्या कर देनी चाहिए? अच्छी गुड़ाई कर देनी चाहिए। हमें क्या कर देनी चाहिए? अच्छी गुड़ाई कर देनी चाहिए। कीटों से क्षतिग्रस्त फलों को रोजाना एकत्रित करके कीट में करके गहरा जमीन के अंदर दबा देना चाहिए। गहरा जमीन के अंदर क्या करना चाहिए? दबा देना चाहिए हमारे को, या पशुओं को देना चाहिए। यानी कि जो भी फ्रूट हमारे कीट से ग्रसित है, या तो उनको गहरा जमीन के अंदर हमें दबा देना चाहिए। गहरी जमीन के अंदर हम दबा देंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा है पशुओं को देना नहीं चाहिए। ये तो क्या है? सामान्य प्रबंध है। और सामान्य प्रबंध, रासायनिक प्रबंध के बारे में देखें तो इसका जो रासायनिक प्रबंध है, अक्टूबर नवंबर में जब फल मटर के दानों के आकार के हो जाए तब पेड़ों पर मिथाइलिन डिमेथोन 25 EC और डाइमिथोएड 30 EC दवा का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए, जिससे मध्य दिसंबर में फिर दोहराना चाहिए। मध्य दिसंबर में क्या होना चाहिए? फिर दोहराना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में जब फल मटर के दानों के समान हो, फल कैसे हो? मटर के दानों के समान हो। फल कैसे हो? मटर के दानों के समान हो। उस समय यानी कि ये अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर में फल मटर के दानों के आकार के हो जाए तब पेड़ों पर मिथाइलिन डिमेटोन 25 EC और डाइमिथोएड 30 EC दवा 1 mm प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। इससे मध्य दिसंबर फिर दोहराना चाहिए। मध्य दिसंबर में हमें फिर से क्या करना चाहिए? दोहराना चाहिए। यानी कि मिड दिसंबर में फिर से दोहराना चाहिए। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। तो ये क्या है? रासायनिक प्रबंध है। कौन सा प्रबंध है? रासायनिक प्रबंध है। आगे हम बात करने वाले हैं, अगला जो इंसेक्ट है वो अनार की तितली के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? अनार की तितली के बारे में देखेंगे। तो पोमग्रेनेट बटरफ्लाई के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पोमग्रेनेट बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्यूटोरिक्स आइसोक्रेटस। क्या है? वीराकोला आइसोक्रेटस है। वीराकोला आइसोक्रेटस। यानी कि हम बात करें तो इसका 2 अलग अलग नाम से हम बात करेंगे। एक तो ड्यूरोटोरिक्स वीराकोला आइसोक्रेटस है। गण कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। कुल कौन सा है? लाइकेनेडी। कुल कौन सा इसका? लाइकेनेडी कुल के अंतर्गत आता है। और ये कीट व्यापक रूप से पूरे भारत के आसपास में कई देशों में पाया जाता है। तो लास्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट कीट है अनार की तितली, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे अनार की तितली आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है, जिसमें याद रखना वीराकोला आइसोक्रेटस, जिसको हम क्या बोलते हैं? वीराकोला आइसोक्रेटस बोलते हैं। और गण कौन सा है? लेपिडोप्टेरा कुल के अंतर्गत आता है। लाइकेनेडी के अंतर्गत आता है। ये कीट व्यापक रूप से पूरे भारत में के आसपास के कई देशों में पाया जाता है। भारत के कई आसपास के कई देशों में ये क्या होता है? पाया जाता है। याद रखना इसके बारे में। तो इसके गण कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। कुल कौन सा है? लाइकेनेडी है। कुल कौन सा इसका? लाइकेनेडी। तो वैज्ञानिक नाम याद रखना वीराकोला आइसोक्रेटस। वीराकोला आइसोक्रेटस। गण कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। कुल कौन सी है? लाइकेनेडी। और ये कीट व्यापक रूप से पूरे भारत के आसपास के कई देशों में पाया जाता है। पूरे भारत के कई देशों के आसपास कई देशों में पाया जाता है। प्रौढ़ नर तितली चमकदार नीले रंग की और मादा तितली भूरे रंग की होती है। हम बात करें
प्रौढ़ जो नर तितली है वो चमकदार नीले रंग की एवं मादा तितली पूरे भूरे रंग की होती हैं और प्रौढ़ पंखों का विस्तार 40 से 50 mm होता है। प्रौढ़ जो होती हैं मादा होती है उन तितली में भूरे रंग की होती है और प्रौढ़ के पंखों का विस्तार कितना होता है 40 से 50 mm। पूर्ण विकसित लटें 17 से 20 mm लंबी और गहरे भूरे रंग की होती है। आपको पता है पूर्ण विकसित जो लटें हैं इस लट के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल व सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस लट के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल व सफेद रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रौढ़ नर तितली चमकदार नीले रंग की और मादा तितली भूरे रंग की होती है। प्रौढ़ के पंखों पर विस्तार 40 से 50 mm का होता है। पूर्ण विकसित लटें 17 से 20 mm लंबी व गहरे भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? गहरी लंबी भूरे रंग की होती है। इस लट के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल व सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं महत्व, इसके नुकसान किस तरीके से कहते हैं। ये एक बहुभक्षी कीट है जो सेव और बेर, नींबू वर्गीय फलों में अमरूद इत्यादि पौधों को हानि पहुंचाता है। इस तितली की लटें इसके फलों को बहुत हानि पहुंचाती हैं। हम बात करें ये क्या है? बहुभक्षी कीट है। बहुभक्षी कीट है और बहुभक्षी कीट है जो सेव, बेर, नींबू वर्गीय फलों, अमरूद इत्यादि के पौधों को हानि पहुंचाता है। यानी कि हम बात करें एक तो नींबू वर्गीय फलों को, हम बात करें अमरूद इत्यादि पौधों को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। इस तितली की लटें फलों को बहुत ज्यादा क्या करती है? हानि पहुंचाती है। तो इस तरीके से ये डैमेज करती है। आपको शानदार तरीके से यहाँ पर देखो पूरा फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है अंदर की तरफ। इसका जो मैं बात करूँ ये बहुभक्षी कीट हैं, यानी कि सभी प्लांट के किसी भी पार्ट को खाने वाला कीट हैं। बहुभक्षीय जो सेव, बेर, नींबू वर्गीय फलों, अमरूद इत्यादि के पौधों को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। इसलिए इस तितली की लटें फलों को बहुत क्या करती है? हानि पहुंचाती है। कुछ क्षेत्रों में अनार की फसल मुख्य रूप से इस कीट के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। कुछ क्षेत्र में हम बात करें तो कुछ क्षेत्र में याद रखना, कुछ क्षेत्रों में अनार की मुख्य फसल को इस कीट के द्वारा क्या कर दी जाती है? नष्ट कर दी जाती है। इस कीट का लार्वा, इस कीट का जो लार्वा होता है लार्वा विकसित हो रहे फलों के अंदर घुसकर उसके छिलके को बिल्कुल नीचे गुद्दे और बीजों को क्या कर जाता है? खा जाता है। तो इस तरीके से कल वाली क्लास में हम उसके बाद में कल वाली क्लास में हम एक चीज़ और देखेंगे, इस लटें किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं और 40 से 50% तक इसके बाद में इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और लाइफ साइकिल के बाद में हम बात करने वाले हैं इसके किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसके सामान्य प्रबंध के बारे में देखेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें ये क्या करती है? इस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। कीट का लार्वा विकसित हो रहे फलों के अंदर घुसकर इसके छिलके को बिल्कुल नीचे गुद्दे से, ध्यान रखना, ये लार्वा जो है इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ क्या कर जाता है? खा जाता है। बिल्कुल क्या कर जाता है? भक्षण कर जाता है। क्या कर जाता है? भक्षण कर जाता है। कीट का लार्वा विकसित हो रहे फलों के अंदर घुसता है, देखो अंदर घुस रहा है और नीचे गुद्दे और बीजों को खा जाता है। अंदर घुसकर इसके जो बीज और गुद्दा होता है उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और नुकसान का छाया चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। आगे हम बात करें, एक फल में 8 से अधिक लटें पाई जाती है। ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर फल है उसमें इसकी जो लार्वा स्टेज है बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई यानी कि अनार की तितली अनार की तितली की जो लार्वा है वो लार्वा एक फल के अंदर हम बात करें 8 से अधिक लार्वा होती है। कितनी होती है? 8 से अधिक लार्वा होती है। और इसके सीड के फॉर्मेशन को क्या कर जाती है? एम्ब्रियो, भ्रूण, अंदर से पूरे गुद्दा होता है उसको खा जाती है, सीड्स को खा जाती है। इस तरीके से पूर्ण को क्या कर देती है? चबा जाती है। ग्रसित फल के अंत में गिर जाते हैं और अंत में हम बात करें ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, ज़्यादा इससे प्रकोपित हो जाते हैं तो अंत में वो क्या हो जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं। इन फलों से दुर्गंध आती है। इस कीट के प्रकोप से 40 से 90% तक नुकसान होता है। सबसे ज्यादा हम अनार के बारे में बात करें तो अनार में लगभग 40 से 90% तक क्या होता है? नुकसान होता है। कितने प्रतिशत तक नुकसान होता है? 40 से 90% तक इसमें क्या होता है? नुकसान होता है। तो याद रखना, एक फल में 8 से अधिक लटें पाई जाती है। इससे ग्रसित फलों में जीवाणु एवं कवकों का प्रकोप होने से फल क्या हो गया? इससे ग्रसित हो गया। लेकिन इससे ग्रसित होने पर
इसमें जीवाणु और कवकों का प्रकोप भी ज़्यादा हो जाता है। किसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है? जीवाणु और कवकों का प्रकोप भी ज़्यादा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके जीवन चक्र के बारे में। देखो, जीवन चक्र शानदार तरीके से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ये आपको एडल्ट दिखाई दे रही है, और अनार बटरफ्लाई हम बात करें आइसोक्रेटस आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्या करते हैं, यहां पर अंडे दे रही है। अंडे देने के बाद में 7 से 10 दिन के बाद में ये लार्वा में बदलती है। किस में बदलती है? लार्वा में। और ये लार्वा ही सबसे ज्यादा क्या है? नुकसानदायक है। सबसे ज्यादा नुकसान जो पूछाने वाला है वो कौन सा? इसका लार्वा है। तो यानी कि अनार बटरफ्लाई के बारे में हम बात करें तो ये अंडे देती है। अंडे देने के बाद में 7 से 10 दिन के बाद में ये लार्वा सबसे ज्यादा क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। और ये किस में बदल जाती है? फ्यूपा में बदल जाती है। तो यहां रखना, प्रौढ़ तितली चमकीले सफेद अंडाकार आकार के अंडे एक एक कर फूलों के केलिस और छोटे फलों पर देती है। फूलों के अंडे कहां पर देती है? फूलों के केलिस वाले भाग पर। यानी कि अनार की तितली का अंडा देने का स्थान कौन सा है? अंडा देने का स्थान है उसका जो फूलों का जो केलिस वाला भाग है। कौन सा भाग है? केलिस वाला भाग है। वहां पर ये अंडे देती है। वहां पर क्या देती है? अंडे देती है। तो याद रखना है आपको कि अंडे कहां देती है। और इन अंडों में 7 से 10 दिनों में के लटे बाहर आ जाती है। 7 से 10 दिन में ये लटे क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। 7 से 10 दिनों में ये लटे क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। और फलों में घुसकर क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। फलों में घुसकर ये क्या पहुंचाती है? नुकसान करती है। ये लटे 18 से 47 दिनों तक फलों को क्या करती है? खाती है। कितने दिनों तक? 18 से 47 दिनों तक हम बात करें। कितने दिनों तक ये नुकसान पहुंचाती है? 18 से 47 दिनों तक ये नुकसान पहुंचाती है। कितने दिनों तक? 47 दिनों तक फलों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में ये लटे फलों के अंदर एवं कभी कभी बाहर के फल को डंठल से लटककर कोष अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कोष अवस्था 7 से 14 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? 7 से 34 दिनों की होती है। एक वर्ष में इसकी 4 पीढ़ियां होती हैं। एक वर्ष में इसकी कितनी पीढ़ियां होती है? 4 पीढ़ियां होती है। तो याद रखना, एक वर्ष में इसकी कितनी पीढ़ियां होती है? 4 पीढ़ियां होती है। और अब इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सामान्य प्रबंध के बारे में बात करें। सामान्य प्रबंध के बारे में देखें। फलों को परिपक्व होने से पूर्व फलों को परिपक्व होने से पूर्व फलों को परिपक्व होने से पूर्व ढंग से नुकसान होने को कम किया जा सकता है। यानी कि हमारे को परिपक्व हो रहे हैं, फलों को परिपक्व होने से पहले उनको किसी पॉलीथीन से, किसी कपड़े से, किसी भी चीज़ से हमारे को ढक देना चाहिए, जिससे अनार की बटरफ्लाई क्या नहीं करेगी? ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और कीट ग्रसित फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। कीट से ग्रसित जो फल हैं उनको इकट्ठा करके हमारे को क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में इसके रासायनिक प्रबंध के बारे में बात करें। इसके रासायनिक प्रबंध में देखिए, इस कीट के प्रकोप से बचाव हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी दवा या क्विनोलोफोस 25 ईसी दवा और 2 ml मिट्टी प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। यानी कि रासायनिक प्रबंध के बारे में देखें तो इस कीट के प्रकोप से बचाव हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी दवा या क्विनोलोफ्लोस 25 ईसी दवा या 2.5 mm प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। तो ये क्या है? इसका क्या है? रासायनिक प्रबंध है। तो रासायनिक प्रबंध के अंतर्गत हमने को क्या ध्यान देखना है? इस कीट के प्रकोप के बचाव हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी दवा और क्विनोलोफोस 25 ईसी 2 मिमी प्रति लीटर के पानी के साथ मिलाकर क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। अब कुछ चैप्टर की लास्ट में आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कि कातरा की एमसेक्टा मूरी प्रजाति उत्तरी भारत में अधिकता में पाई जाती है। कातरा कीट में केवल सुंडी अवस्था ही फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और कातरे का प्रकोप हल्की भूमि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। कातरा कीट में वैश्य शलभ रात्रि के बाहर निकलकर प्रकाश स्तरों की ओर आकर्षित होते हैं। कीटनाशक और रसायन प्रयोग सूढ़नी को प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और आगे सफेद लट्टों को किस नाम से जाना जाता है? देश के उत्तरी भागों में सफेद लट होलोट्रेकिया कॉन्जेसगोनिया नामक जाति के रूप में पाई जाती है। सफेद लट के प्रकोप से आपको पता है कि प्रकोप से जड़ वाली फसलों में अपेक्षा मूसला जड़ वाली फसलें क्या होती है? अधिक प्रभावित होती है। सफेद लट की मादा भंग अंडे देने के लिए हल्की भूमि दोमट में पसंद करती है। सफेद लट की एक वर्ष में एक पीढ़ी क्या होती है? कंप्लीट होती है। और दीमक एक सामाजिक कीट है जो क्या बनाता है? टर्मिट एरिया में रहता है। ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके। दीमक की जनन जातीय वर्षा ऋतु में निकलती है तथा प्रकाश पोष की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है।
उसके बाद में दीमक की कुछ जातियां कुछ दिनों में 70 से 80 हज़ार तक अंडे देती है, इसलिए इसे अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं। और दीमक सर्वभक्षी कीट है, खेतों के घरों तक नुकसान पहुंचाता है। दीमक बलुई तथा बलुई दोमट मिट्टी के अंदर अधिक पसंद करती है। टिड्डी, ये टिड्डी के बारे में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको बुक्स के अंदर दे रखा है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। और उसके बाद में दीमक बलुई तथा बलुई दोमट मिट्टी में रहना क्या करती है, पसंद करती है। टिड्डी सर्वभक्षी कीटों में की श्रेणी में आती है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में जाना जाता है। तो टिड्डी को किस नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तानी टिड्डी अत्यंत विनाशकारी कीट के रूप में पाई जाती है। तो ये भी सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में दे रखा है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है, टिड्डी का जो निम्फ है वयस्क दोनों ही क्या अवस्थाएं क्या होती है, नुकसान पहुंचाती है। टिड्डी की मादाएं अंडे देने में बलुई मिट्टी पसंद करती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी मिट्टी को पसंद करती है टिड्डी अंडे देने के लिए, ब्लूई मिट्टी को पसंद करती है। कौन सी मिट्टी को पसंद करती है, ब्लूई मिट्टी को पसंद करती हैं। फाल और फलमक्खी छेद कीट अमेरिका के कपास का अत्यंत विनाशकारी कीट है, जिसे इसे कॉटन वोलवर्म के नाम से जाना जाता है। कॉटन वोलवर्म के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, कॉटन वोलवर्म के नाम से जाना जाता है। कपड़ा बीटल उत्पत्ति स्थल भारत है, परंतु विश्व के सभी देशों में प्रचुर मात्रा मिलता है। और इंपोर्टेंट क्या है कपड़ा बीटल के बारे में, 32 से 44 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रहता है। किसमें रहता है, 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी ये क्या करता है, आक्रमण करता है। तो इस प्रकार से ये तीसरे नंबर का चैप्टर है। इसमें पूरे जितने भी इंसेक्ट हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। और ये चैप्टर आपका क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट चैप्टर होता है जिसमें लगभग आपके चैप्टर नंबर 3 में कुछ खरीफ के, कुछ रवि के और कुछ भंडारण कीट दे रखे हैं। उनके बारे में डिटेल से मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, डिटेल से मैंने अच्छे से आपको उसको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होती है किताब के अंत में, वो भी मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करवा दी है। वो सारी अच्छी से रिवाइज करवा दी है ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपके क्लियर हो सकें। तो ये आपकी क्लास यहीं क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में जो कीटो अगला 4th नंबर का चैप्टर है अपना, वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका रखरखाव कैसे करते हैं, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और वो भी कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।